नमस्ते, मैं श्रीमती संध्या साहू, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सड़क परसुली, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम ऑनलाइन क्लास में पढ़ने जा रहे हैं एटम के बारे में, जिसको कहते हैं परमाणु। परमाणु जो कि क्लास 12 यूनिट 8 का चैप्टर है। यूनिट 8 में 2 चैप्टर है, परमाणु और नाभिक। सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता देती हूँ कि इस पूरे यूनिट से परमाणु और नाभिक जो एक यूनिट है, इसमें परमाणु जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें से 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, और नाभिक जो चैप्टर है इसमें 3 नंबर का एक क्वेश्चन। टोटल इस यूनिट से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आज हम एटम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्राचीन समय की बात है, महर्षि कणाद थे। तो महर्षि कणाद ने बहुत सारे प्रयोग किए, उसके बाद उन्होंने परमाणु के बारे में बताया। महर्षि कणाद ने परमाणु के बारे में बताया कि एकदम सूक्ष्मतम कण या अंश, किसी परमाणु, किसी बहुत छोटा अंश, अविभाज्य या अविनाशी जो होता है किसी पदार्थ का कण, उसी ही परमाणु कहते हैं। और उसके बाद सन 1803 में महर्षि कणाद जो है वो भारतीय विचारक है, ध्यान रखिए, भारतीय विचारक है। उन्होंने छोटा अंश, अविभाज्य है, अविनाशी है, उसे ही क्या कहा? कण, उसे ही परमाणु कहा। उसके बाद सन 1803 में जॉन डाल्टन, जो वैज्ञानिक है जॉन डाल्टन, उन्होंने परमाणुवाद का सिद्धांत दिया। परमाणुवाद, इसका सिद्धांत दिया। और परमाणुवाद के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने कहा कि प्रत्येक तत्व जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और सभी उसमें जो गुण होते हैं वो कैसे होते हैं? सर्वसम होते हैं। वो गुण जो रहते हैं वो सर्वसम होते हैं, और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। इस प्रकार जॉन डाल्टन ने 1803 में परमाणुवाद का सिद्धांत दिया। अब परमाणुवाद का सिद्धांत देने के बाद सर जे थॉमसन जो हैं, जे थॉमसन ने 1897 में, जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की। आप सभी इससे परिचित होंगे और सबको याद भी होगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। उसके बाद सब चीज की होड़ लग गई कि परमाणु तो होता है, उसके बाद उसमें और भी कण होंगे। तो परमाणु की संरचना को जानने के लिए, परमाणु की संरचना को जानने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया, और इस प्रकार रदरफोर्ड, जे थॉमसन और बोर, सभी वैज्ञानिकों ने अलग अलग परमाणु मॉडल दिए। तो परमाणु मॉडल की जब बात करते हैं, परमाणु मॉडल की बात करते हैं, तो सबसे पहले परमाणु मॉडल जे थॉमसन, सर जे थॉमसन ने एक परमाणु मॉडल दिया। क्या आप सभी बता सकते हैं जे थॉमसन ने कौन सा परमाणु मॉडल दिया है? तो इस परमाणु मॉडल के बारे में देखते हैं। देखिए, ये जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल है, और ये परमाणु मॉडल इन्होंने 98 में दिया। ठीक, ये परमाणु मॉडल जो है
जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया। और प्लम पुडिंग मॉडल का अर्थ है, प्लम पुडिंग का अर्थ है एक ऐसा सॉफ्ट पदार्थ जो खाद्य पदार्थ है और जिसके अंदर जो टूटी फ्रूटी या ड्राई फ्रूट जो है धसे रहते हैं, उन्होंने इससे कंपेयर किया और बताया कि ये एक प्लम पुडिंग मॉडल है। उसके आधार पर उन्होंने एक परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो कैसे धसे रहते हैं उसके बारे में बताया। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स डले हुए हैं वो जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर जो दिख रहा है क्रीम पदार्थ जो दिख रहा है वो धनात्मक या घना बादल, इससे तुलना की है जे थॉमसन ने। इसी प्रकार एक और चीज देख सकते हैं थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल में, जो आप अपने बुक में देखते हैं, अपने बुक में क्या देखते हैं कि जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग जो मॉडल है उसकी तुलना की है एक तरबूज से। ये थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, और इस मॉडल में देखिए यहाँ पर ये वाटरमेलन है जिसको आप सभी जानते हैं और इसको गर्मियों में खाते भी हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो बीज हैं, इसके जो ब्लैक बीज हैं वो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हुए हैं, धसे हुए हैं। इसमें जो ये ब्लैक बीज दिख रहे हैं वो क्या हुआ है, इसमें धसा हुआ है। और ये जो गुदा होता है वो धनात्मक है या धन आवेश इसको माना गया है। तो कुल मिलाकर जो जे थॉमसन है उन्होंने बताया कि परमाणु क्या है, एक ठोस गोला है और वो बीच बीच में जो धसा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन है। इसी के बारे में उन्होंने बताया थॉमसन ने। तो आप सभी जानते हैं कि एक वैज्ञानिक कोई मॉडल बनाया, उसके बाद दूसरे ने उसको क्या किया, टांग खींचना चालू किया। या फिर जो भी मॉडल बनता है उसकी कुछ सफलता होती है और कुछ कमियां भी होती है, कुछ उसमें खामियां होती है। तो सभी तापानिक उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव, इन सब की व्याख्या उन्होंने कर दी, लेकिन कुछ ऐसे चीज थे जिनकी व्याख्या वो नहीं कर पाए और ये दोष के रूप में सामने आया। जैसे इस मॉडल से स्पेक्ट्रमी रेखाओं के बारे में जानकारी नहीं दी जा सकी और न ही इससे अल्फा कणों की बौछार के बारे में या अल्फा कणों से के संबंधित व्याख्या नहीं की जा सकी, इसलिए इसके दोष भी हैं। तो इसके बाद रदरफोर्ड के सहयोगियों ने, रदरफोर्ड के सहयोगियों ने, जिनका नाम है गाइगर और मार्शडन। तो ये जो रदरफोर्ड के जो दो सहयोगी हैं गाइगर और मार्शडन, इन्होंने रदरफोर्ड के निर्देशन पर सन 1911 में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल दिया गया, जो कि इनके निर्देशन पर इनके सहयोगी गाइगर और मार्शडन ने इस पर प्रयोग किया, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। अब ये अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किस किस के बीच में हुआ इसको देखते हैं। तो अल्फा कण का जो प्रकीर्णन प्रयोग है उसके लिए गाइगर और मार्शडन ने यहाँ पर कुछ चीजें ली हैं जिसको हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जो लेड का ब्लॉक लिखा है, लेड ब्लॉक या फिर बॉक्स बोल सकते हैं, लेड का जो ब्लॉक है उसको बोल सकते हैं। ठीक, ये है आपका लेड का ब्लॉक और यहाँ पर रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा है बिस्मथ। यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा हुआ है। अब रेडियो एक्टिव पदार्थ होता क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ वह पदार्थ है जिससे स्वतः ही किरणें निकलने लगती हैं, वो रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाता है। और यहाँ पर ये देखिए दो ईंटें रखी हुई हैं। उसके बाद उन्होंने जो मेन प्रयोग किया उसका मेन कंटेंट था यहाँ पर ये गोल्ड फॉइल, स्वर्ण
पन्नी, ये है स्वर्ण पन्नी जिस पर गाइगर और मार्सडन ने प्रयोग किया। तो यहां से जब अल्फा कण निकली, यहां से जब अल्फा कण निकली तो कुछ अल्फा कण जो है, कुछ अल्फा कण इस स्वर्ण पन्नी को पार करके सीधे निकल गई। कुछ अल्फा कण स्वर्ण पन्नी को पार करके कुछ सीधे निकल गई। कुछ नहीं, इसमें कहा जाए तो अधिकांश जो अल्फा कण है, कुछ नहीं बोला जा सकता, अधिकांश जो अल्फा कण है वो स्वर्ण पन्नी को पार करके सीधे निकल जाती हैं। कुछ अल्फा कण जो बचते हैं वो कुछ कोण बनाते हुए इस तरह से आते हैं और इसके बाद कुछ कोण बनाते हुए इस तरह से प्रकीर्णित हो जाते हैं, और कुछ जो अल्फा कण है वो इस डायरेक्शन में आते हैं और इस तरह से डायरेक्शन बना देते हैं, फिर वो उसी दिशा में क्या होते हैं, वापस लौट जाते हैं। इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको फिर से अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। इसमें अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से मैं एक स्वर्ण पन्नी अगर लूँ तो उसको मैं परमाणु और नाभिक के रूप में आपको बताना चाहूंगी। इस तरह से परमाणु मॉडल में यहाँ पर नाभिक होता है, ये नाभिक है, ठीक। अगर मैं अल्फा कण की बौछार कराऊं तो उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि अल्फा कण जो है, कुछ अधिकांश अल्फा कण इस तरह से सीधे निकल जाते हैं, इस तरह से सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण थे वो इस तरह से दूसरे दिशा में प्रकीर्णित हो गए, और कुछ अल्फा कण, बहुत कम अल्फा कण थे जो सीधे जा रहे थे, उन लोग उसी दिशा में क्या हो गए, वापस लौट गए। इसको बोलते हैं हम अल्फा कण प्रकीर्णन। तो अब इससे क्या निष्कर्ष निकला, ये अल्फा कण प्रकीर्णन है, उससे ये निष्कर्ष निकलता है कि स्वर्ण पन्नी जो है उसमें वो एक परमाणु है, और यहाँ पर कोई भी धातु है, स्वर्ण की पन्नी लिए हैं तो इसमें परमाणु होंगे, और परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वो कैसा होता है, खोखला होता है। ये परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, इसलिए वो क्या हो रहे हैं, सीधे निकल जा रहे हैं, ठीक। कुछ किरणें हैं वो कुछ कोण पर प्रकीर्णित हो रही हैं, क्योंकि अल्फा कण स्वयं कौन सा कण है, धनात्मक कण है। अल्फा कण कैसा होता है, धनात्मक कण होता है। तो यहाँ पर नाभिक पर धनायन भी होंगे, इससे निष्कर्ष निकला कि नाभिक पर धनायन भी होंगे, जिससे वो क्या हो रहा है, ये प्रतिकर्षित हो रहा है और कुछ कोण बनाते हुए निकल रहा है। और यहाँ पर कुछ अल्फा कण सीधी रेखा में आते हैं, उसके बाद वापस लौट जाते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि नाभिक में जो है धनायन की संख्या सबसे ज्यादा है और पूरा द्रव्यमान यहीं पर है। तो अल्फा कण की बात करें अगर, तो अल्फा कण जो है उसमें आवेश जो होता है, अल्फा कण का आवेश 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, 1.6 माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना होता है जब इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए, 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम, ये 2 का गुणा कर दीजिए। इतना आवेश किस पर होता है, इस अल्फा कण पर होता है। तो इस प्रकार से अल्फा कणों की बौछार के लिए रदरफोर्ड के सहयोगी ने, गाइगर और मार्सडन ने ये अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग दिया। अब अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के बाद हम पढ़ते हैं कि निकटतम पहुंच की दूरी क्या है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा अल्फा कण का प्रकीर्णन क्या है, और इस पूरे चैप्टर से 3 नंबर का क्वेश्चन आना है, इसलिए ध्यान से समझिए। अब हम लोग पढ़ते हैं निकटतम पहुंच की दूरी। क्या पढ़ेंगे, निकटतम पहुंच की दूरी। निकटतम पहुंच की दूरी। देखिए निकटतम पहुंच की दूरी किसे कहेंगे, यहां पर एक परमाणु मॉडल बना हुआ है, ये है नाभिक, ये नाभिक है। यहां पर जब किरणें आती हैं, ठीक, निकटतम पहुंच की दूरी किसे कहते हैं, नाभिक से वह कम से कम दूरी जहां तक अल्फा कण पहुंच सकता है। ये अल्फा कण जो यहां से आता है वह कम से कम कहां तक पहुंचता है, उसके बाद वो प्रतिकर्षित होकर वापस लौटता है,
तो वही न्यूनतम दूरी देखिए नाभिक के पास नहीं जाएगा, नाभिक के पास ऑलरेडी क्या है, यहाँ पर धनायन है, नाभिक के पास धनावेश है। यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि परमाणु में यहाँ पर जो भारी कक्षक में चक्कर लगाते हैं वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, नाभिक में यहाँ पर धनावेश होता है। अल्फा कण ऑलरेडी धनावेशित है, ठीक। तो अल्फा कण कहां तक, नाभिक से जहां तक पहुंच पाते हैं, यहां तक पहुंच पाएंगे। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है, ये देखिए ये नाभिक है और यहां तक मान लो अल्फा कण पहुंच गया है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, इसी को कहते हैं निकटतम पहुंच की दूरी। ये जो है निकटतम पहुंच की दूरी, इसको R0 से प्रदर्शित करते हैं। अब ये निकटतम पहुंच की दूरी आप तो परिभाषा देख लिए, लेकिन ध्यान ये रखिए कि जो R0 है, यहाँ पर R0 की वैल्यू क्या होती है, या अल्फा कण के साथ क्या होता है, अल्फा कण जो है जब आते रहेगा इधर से, तो इसकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है, इसकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है, गतिज ऊर्जा। क्योंकि हमको पता है जब कोई वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब मोशन में होता है तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होती है। अब गतिज ऊर्जा इसमें होती है, तो ये जैसे जैसे आते जाता है पास नाभिक के, तो नाभिक के धनायन से क्या होता है, उसको प्रतिकर्षण होता है। अल्फा कण में और नाभिक के धनायन में, दोनों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो ये गतिज ऊर्जा धीरे धीरे कन्वर्ट होते जाती है किसमें, स्थितिज ऊर्जा में। इस तरह से गतिज ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा में। मतलब उसकी ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होते जाती है, या धनायन के कारण वो क्या होती है, थोड़ा सा रुकते जाती है, आप सभी को पता है। उसके बाद यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट होने लगती है, और एक समय ऐसा आता है कि पूरी जो गतिज ऊर्जा है वो किसमें बदल जाती है, स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। और यहाँ पर नाभिक से टकराने, यहाँ पर नाभिक के प्रतिकर्षण से पहले, मतलब अगर अल्फा कण यहाँ तक पहुंचा है, तो यहाँ पर पहुंचने के पहले अल्फा कण जो है वो रहता है विरामावस्था में। ये मेन पॉइंट है कि ये कौन सी अवस्था में आ जाता है, विरामावस्था में आ जाता है। तो इस प्रकार से ये जो निकटतम पहुंच की दूरी है वो R0, ये R0 से डिनोट करते हैं, और ये यहीं तक पहुंच पाता है। अब इसमें गतिज ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो गई, स्थितिज ऊर्जा में, और वस्तु कैसा हो गया, विराम हो गया। ये है निकटतम पहुंच की दूरी। अब निकटतम पहुंच की दूरी के बाद हम इसका R0 की अगर वैल्यू निकालना चाहें, किसकी वैल्यू, R0 की वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें, मान लो कोई प्रश्न आ गया और कभी बनाना पड़ा हमको, तो R0 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे कैसे। तो स्टार्टिंग में जो कण का प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है, कण की गतिज ऊर्जा, आरंभ में कण की गतिज ऊर्जा कितनी है, तो गतिज ऊर्जा को हम लोग काइनेटिक एनर्जी से शो करते हैं, ठीक। तो K करके मैं शो कर रही हूँ काइनेटिक एनर्जी, आप इस तरह से लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल, पता है हमको क्या है, हाफ mv² होता है, ठीक। तो m यहाँ पर जो लिखे हैं वो कण का द्रव्यमान है, और v यहाँ पर क्या है, अल्फा कण का वेग है, ठीक। तो कण की गतिज ऊर्जा क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अब जैसे जैसे अल्फा कण आ रहा है, उसका गतिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो रहा है, स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है, और लास्ट में वो क्या हो जाता है, विराम की अवस्था में भी आ जाता है, ठीक। तो यदि यहाँ पर मैं डायग्राम बना के आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर नाभिक जो बनाए हैं, नाभिक पर आवेश जो है उसको मैं ये लिख रही हूँ, ये नाभिक का आवेश है। और यहाँ से जो अल्फा कण आ रहा है, और अल्फा कण मैं पहले ही बता दी, इसका जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है, दुगुना होता है, ठीक। तो हम लोग अभी निकाल रहे हैं R0 की वैल्यू। तो ये कण की गतिज ऊर्जा हो गई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा है कि कोई भी कार्य जब किया जाता है तो वो ऊर्जा के रूप में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो नाभिक पर आवेश की मात्रा Ze है, और यहाँ पर अल्फा पर आवेश की मात्रा है। और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, कूलाम का नियम भी कहता है कि दो ऑब्जेक्ट है, उस पर दोनों पर क्या होता है, बल लगता है करके। तो यहाँ पर एक दूरी है और यहाँ पर आवेश क्या है, Ze है। अब हम लोग यहाँ पर इसकी ऊर्जा जब लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ऊर्जा का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2E इंटू Ze
अपॉन r0। क्या है? r0। तो यहाँ पर ये जो दूरी है r0 हम पहले से ही बता चुके हैं कि ये क्या है, निकटतम पहुंच की दूरी है, जहां पर क्या है, नाभिक जहां तक पहुंच सकता है, इसलिए इसको हमने r0 शो कर दिया। उसके बाद यहाँ पर ये पहला इक्वेशन आपने देखा और ये दूसरा देख लिया। ठीक, अब देखते हैं कि ये जो ऊर्जा है वो इस तरह से इस रूप में रहती है। अब हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पहले से ही पता है कि ये जो ऊर्जा है वो कन्वर्ट हो चुकी है, तो 1/12 mv² बराबर क्या कर दिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2e इंटू ZE और अपान में क्या लिख दिया, r0 लिख दिया। ठीक, अब यहाँ से हमको किसका मान निकालना है, r0 का मान निकालना है। तो r0 का मान निकालने के लिए हम r0 को इधर ले आते हैं, ये आ गया r0 हमारे पास इधर। उसके बाद ये जब है, ये सब है, इसको हम उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह दूसरे वैल्यू भी रख सकते हैं, 2e इंटू ZE अपान में यहाँ पर देखिए 2 पर गुणा होने के लिए चले जाएगा, ये 2 जो भाग में है वो गुणा होने जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको मैं आगे करके दिखाती हूँ आपको, यहाँ पर आपको हो सकता है क्लियर समझ में ना आए। देखिए r0 की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 2 है वो गुणा होने के लिए यहाँ पर चला जाएगा, तो 2 दूनी हो गया 4 और यहाँ z है और इसको भी गुणा कर देते हैं, e और e हो जाएगा e² और बटे में देखिए mv² कहाँ चले जाएगा, mv² इस तरह से चले जाएगा बटे में। ठीक, तो इस तरह से इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे वैल्यू निकाल सकते हैं। ये r0 जो निकटतम पहुंच की दूरी है, ठीक, जो कण की गतिज ऊर्जा के साथ इसका संबंध दिया हुआ है और इस सूत्र से हम लोग आगे निकाल सकते हैं। उसके बाद अब पढ़ते हैं निकटतम पहुंच की दूरी के बाद सन 1911 में रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया। ठीक, तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो है वो क्या था उसको देखते हैं। सन 1911 में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ये सन 1911 में रदरफोर्ड ने एक परमाणु मॉडल दिया और उन्होंने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार क्या क्या बताया है उसमें फर्स्ट मैं बताते जाती हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान है, परमाणु का समस्त जो द्रव्यमान है वो कहां पर केंद्रित रहता है, नाभिक पर। ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, इसको कहेंगे नाभिक। सबसे फर्स्ट उन्होंने कहा कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान और समस्त जो धनावेश है, परमाणु के अंदर जितना भी धनावेश है या समस्त द्रव्यमान है वो इसी पर क्या रहता है, केंद्रित रहता है। मतलब ये वाला भाग जो है धनावेश से भरा रहता है। ठीक, और इसे ही उन्होंने, रदरफोर्ड ने जो धनावेश यहाँ पर है केंद्र पर, उसे ही क्या कहा, नाभिक कहा। ये सबसे फर्स्ट है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि उन्होंने और क्या क्या निष्कर्ष निकाला या मॉडल में क्या क्या कहा है। तो दूसरा है नाभिक का आकार। नाभिक का जो आकार है नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर। ठीक, नाभिक का जो आकार है वो 10⁻⁻15 मीटर के क्रम का होता है। ये नाभिक का आकार है। और परमाणु का आकार, परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर। ठीक, तो यहाँ पर नाभिक का आकार और परमाणु के आकार को किन्होंने बताया,
रदरफोर्ड ने बताया अपने परमाणु मॉडल के दूसरे नियम में। ये है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का दूसरा भाग। अब तीसरा इन्होंने क्या बताया इसको देखते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में नाभिक के चारों ओर जो है वो देखो, नाभिक जो रहता है उसमें धनायन रहता है। उन्होंने ये भी बताया ये धनायन है, ये तो पहले से बता दिया। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो वृत्तीय कक्षा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ध्यान रखिए इसमें कि उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो वृत्तीय कक्षा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, जबकि स्थायी नहीं होते हैं। ठीक, उसके बाद ये इस तरह से चक्कर लगाते रहते हैं, ये स्थायी नहीं रहते, ये इन्होंने दिया। उसके बाद और ये जो इलेक्ट्रॉन जो है ये चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, तो ये इसके लिए आप सभी को पता होगा कि जब कोई वृत्तीय गति होती है, कौन सी गति, वृत्तीय गति, जब वृत्तीय गति होती है तो इसके लिए कौन से बल की आवश्यकता होती है, अभिकेंद्र बल की। इसको चलाने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक वृत्ताकार पथ पर चलाने के लिए इसमें कौन सी गति होनी चाहिए, वृत्तीय गति होनी चाहिए। तो इसको वृत्तीय गति प्रदान करने के लिए जो नाभिक पर धनावेश होता है, जो धनावेश प्रोटॉन में होता है उसका धनावेश, और जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश, यहाँ पर का धनावेश और नाभिक और इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश, ये दोनों के बीच में लगता है बल, उसको बोलते हैं स्थिर वैद्युत, स्थिर वैद्युत बल बोलते हैं उसको। ठीक, और यही स्थिर वैद्युत बल के कारण, इस स्थिर वैद्युत बल के कारण जो है वो बंधे रहते हैं, और यही अभिकेंद्र बल उसको प्रदान करता है, जिसके कारण क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो वृत्ताकार पथ में गति करता है। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन जो है वृत्ताकार पथ पर गति करता है। तो इस प्रकार रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में इन सभी चीजों को बताया है। उसके बाद हम अभी पढ़ने जा रहे हैं परमाणु स्पेक्ट्रम, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर, या इसके परमाणु स्पेक्ट्रम। ठीक, ये है परमाणु स्पेक्ट्रम। और ये परमाणु स्पेक्ट्रम आप स्पेक्ट्रम से परिचित भी हैं या जानते हैं स्पेक्ट्रम क्या है। तो इसको जानने के लिए, स्पेक्ट्रम क्या होता है इसको जानने के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि स्पेक्ट्रम है क्या चीज। देखिए, ये एक प्रिज्म है। ठीक, ये एक प्रिज्म है और प्रिज्म से श्वेत प्रकाश एक झिर्री से गुजर रहा है, या किसी छोटे से छिद्र से, यहाँ पर एक झिर्री की से यहाँ से गुजर रहा है क्या, श्वेत प्रकाश इस तरह से गुजर रहा है। ठीक, तो ये जो श्वेत प्रकाश है ये अपने अवयवी रंगों में, मतलब 7 रंग, हमको पता है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 कलर होते हैं। ठीक, बैजानी, हप्पी, नाला। तो जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो ये अपने अवयवी रंगों पर विभक्त हो जाते हैं। उसके बाद जब इसे किसी पर्दे पर प्राप्त किया जाता है तो इस तरह से प्राप्त होता है। देखिए, तो सबसे ज्यादा जो विचलन है वो बैगनी रंग का होता है। और ये प्रश्न 1 नंबर वाले में कभी पूछता है कि किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है, तो ध्यान रखिए कि बैगनी रंग है उसका विचलन सबसे अधिक होता है, और लाल रंग का जो विचलन है वो सबसे कम होता है, और बाकी कलर इसके बीच में इस तरह से उपस्थित रहते हैं। तो ये जो बैंड हमको प्राप्त हुआ है, ये जो कलर हमें प्राप्त होता है 7 कलर, इसे ही क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो श्वेत प्रकाश से प्रिज्म पर गुजारना और इसे पर्दे पर प्राप्त करना, जो कलर मिल रहा है वही क्या है, स्पेक्ट्रम है। तो चलिए अब हम लोग परमाणु स्पेक्ट्रम कितने प्रकार का होता है उसके बारे में जानते हैं। तो परमाणु स्पेक्ट्रम के बारे में जानने के लिए ठीक, तो परमाणु जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम मुख्यतः 2 प्रकार से, 2 प्रकार का स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं।
जिसमें पहला है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और दूसरा है अवशोषण स्पेक्ट्रम। अवशोषण स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो देखिए उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता क्या है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है या अन्य विधि से ऊर्जा दी जाती है तो एक स्थिति ऐसी आती है जबकि वस्तु से क्या होता है, प्रकाश निकलने लगता है। ठीक, तो जब किसी वस्तु को गर्म किया गया फिर या किसी भी विधि से उसको ऊर्जा दी, फिर वहां से क्या होता है, प्रकाश निकलने लगा, उसे ही क्या कहते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाना चाहती हूँ। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक बल्ब है। ठीक, बल्ब को जब हम स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब में यहाँ पर लगा होता है, यहाँ पर जो लगा रहता है इसको कहते हैं ये फिलामेंट। क्या कहलाता है, ये फिलामेंट। और ये जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है। ये फिलामेंट जब गर्म होता है तो यहाँ से प्रकाश स्वतः ही निकलने लगती है और इस तरह से ये जो बल्ब है जिसमें गैस भरी होती है और अक्रिय गैस भरी होती है, और ये जो बल्ब है वो क्या होता है, ग्लो करने लगता है। तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में कहा गया है कि किसी भी अन्य विधि से इसमें क्या किया जा सकता है, किसी भी विधि से इसको गर्म किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमको एक उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का उदाहरण हमने ले लिया। ठीक, तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के अंतर्गत भी और स्पेक्ट्रम है, उसके बारे में जानते हैं। तो उत्सर्जन जो स्पेक्ट्रम है उसके अंतर्गत, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, इसके अंतर्गत 3 स्पेक्ट्रम और पढ़ेंगे हम। पहला है सतत स्पेक्ट्रम, सतत स्पेक्ट्रम। दूसरा रेखीय स्पेक्ट्रम और तीसरा बैंड स्पेक्ट्रम। ठीक, उत्सर्जन के अंतर्गत क्या है, सतत स्पेक्ट्रम, रेखीय स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम। तो सतत स्पेक्ट्रम क्या है इसके बारे में जानते हैं। सतत स्पेक्ट्रम आखिर होता क्या है। तो सतत स्पेक्ट्रम में देखिए, इस स्पेक्ट्रम में सभी रंग एक निश्चित क्रम में उपस्थित रहते हैं, किन्हीं भी दो रंगों के बीच कोई पृथक्करण रेखा नहीं होती। सतत स्पेक्ट्रम है, इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इसमें रहता है और इसमें कोई भी पृथक्करण रेखा नहीं होती। मतलब अभी हमने आपको बताया कि जो 7 कलर होता है श्वेत प्रकाश में, उसी की बात कर रही हूं मैं। ठीक, तो यहाँ पर जो 7 कलर है उसी में से अगर मैं सतत स्पेक्ट्रम की बात करूं तो इसमें 7 कलर जो है वो लाइन से यहाँ पर मौजूद रहेंगे, लेकिन उनको हम पृथक्करण नहीं कर सकते कि वहां पर कौन सा स्पेक्ट्रम कहाँ के बाद क्या कंटिन्यूअस इस तरह से रहता है सतत स्पेक्ट्रम में। ठीक, और सतत स्पेक्ट्रम का मैं आपको एक डायग्राम भी दिखा सकती हूँ सतत स्पेक्ट्रम का, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि सतत स्पेक्ट्रम के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो है क्या चीज। ठीक, तो सतत स्पेक्ट्रम देखिए, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ये है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देख सकते हैं, और इसका उदाहरण भी है जो विद्युत बल्ब है वो इसका उदाहरण है। और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में यहाँ देखिए एक भी लाइन नहीं दिख रही है, वो एक कंटिन्यूअस चालू हुआ है रेड से तो बढ़ते तरंग दैर्ध्य के रूप में। ठीक, और ये घटते तरंग दैर्ध्य के रूप में है, ये लाल कलर है और ये क्या है, बैगनी कलर, और इस तरह से स्पेक्ट्रम हमको दिखाई दे रहा है। ये सतत स्पेक्ट्रम का उदाहरण है। ठीक, उसके बाद आते हैं रेखीय स्पेक्ट्रम। तो इस स्पेक्ट्रम में काली पृष्ठभूमि पर पतली व चमकीली लाइन दिखाई देती है। ठीक, यहाँ पर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के बारे में देख रहे हैं। उसके बाद रेखीय स्पेक्ट्रम है, उसके बाद आता है बैंड स्पेक्ट्रम। तो इस प्रकार के स्पेक्ट्रम में काली पृष्ठभूमि पर चौड़ी चौड़ी लाइन, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर एक और स्पेक्ट्रम दिखाया गया है, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक, तो हम पहले सतत स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर लिए, अब रेखीय स्पेक्ट्रम के बारे में आते हैं। रेखीय स्पेक्ट्रम होता क्या है।
ये बैंड स्पेक्ट्रम है। चलिए बैंड स्पेक्ट्रम के बारे में देखते हैं। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम में काली पृष्ठभूमि पर चौड़ी चौड़ी विभिन्न रंगों की चमकीली पट्टियां दिखाई देती हैं। ये पट्टी एक सिरे पर चमकदार और दूसरे सिरे पर धुंधली होती है। तो यहाँ पर जो इस स्पेक्ट्रम में जो पट्टियां होती हैं वो कैसी होती हैं, यहाँ पर देखिए चौड़ी जो विभिन्न रंगों की चमकीली पट्टी दिखाई देगी, रंगों की पट्टी दिखाई देती है, लेकिन इसमें जो बीच बीच में जो स्पेक्ट्रम है वो काली पृष्ठभूमि पर रहती है। ध्यान रखिए जो हम लोग अभी सतत स्पेक्ट्रम देखे उसमें कंटिन्यूअस कलरफुल था, लेकिन इसमें क्या रहता है, इस तरह से ब्लैक कलर का रहता है, चौड़ी चौड़ी पट्टियां रहेंगी और बीच बीच में क्या रहते हैं, इस तरह से लाइन जब मैं बना रही हूँ इस तरह से, तो वो चौड़ी चौड़ी क्या होते हैं, कलर बैंड होते हैं। ये जो बना रही हूँ इस तरह से कलर बैंड होते हैं। मैं यहाँ पर आप लोग को दिखा नहीं पा रही हूँ, ठीक। तो ये बैंड स्पेक्ट्रम हो गया। तो इस प्रकार से ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और एक ऑब्जर्वेशन, ये उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रम की मैं बात कर रही थी। तो ये अवशोषण स्पेक्ट्रम का मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोग को कि अवशोषण स्पेक्ट्रम और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की जब बात करते हैं तो यहाँ पर जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है, ठीक, ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। ये तो सतत स्पेक्ट्रम है ऊपर वाला, पर उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है ये, और ये क्या है, अवशोषण स्पेक्ट्रम है। तो अवशोषण स्पेक्ट्रम और इसमें क्या अंतर है इसको मैं बताना चाहती हूँ। तो अवशोषण स्पेक्ट्रम में देखिए ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है, तो ये काली पृष्ठभूमि पर यहाँ पर जो लाइन दिख रही है, रेड कलर है, येलो, इस तरह से आपको कलर बैंड यहाँ पर दिख रहा होगा। इसके अपोजिट देखिए अवशोषण स्पेक्ट्रम पर यहाँ पर कलर दिखाई दे रहे हैं, और जहां जहां पर ये जो कलर है, ये कलर है, उसके जगह ये क्या है, काला है, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। देखो ये है उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रम में डिफरेंस। देखिए जहां जहां पर उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में कलर दिखते हैं और वहीं पर यहाँ पर अवशोषण स्पेक्ट्रम में क्या होता है, ब्लैक ब्लैक लाइन दिख रहा है। तो इस प्रकार से आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है और आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।